नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हमारा एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा था जिसमें हम कक्षा 10 का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। अब हमारी जो सेकंड किताब है कृतिका, इसके 4 से 5 पार्ट रह गए हैं, तो उनको भी हम साथ ही साथ कवर कर लेते हैं। हिंदी व्याकरण तो आप पढ़ ही रहे हैं, जिसमें संधि हमारा लगभग पूरा हो चुका है। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। व्याकरण के काफ़ी टॉपिक हमने कर दिए हैं, तो क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी और हिंदी जो व्याकरण है, जो भी टॉपिक्स वहाँ पे रखे गए हैं उनको हम साथ ही साथ कवर कर रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए दोस्तों। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि सेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हमारा कृतिका का पहला चैप्टर है ये, और शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव उनवास, ज़िला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। नकल नवीस जिसे हम कहते हैं ना, ट्रांसलेटर जो होता है, तो उसकी नौकरी की उन्होंने। और बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, तो अक्सर आपके पास ये पत्रिकाएं पूछी जाएंगे कि जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, इन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया। तो इन प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन शिव पूजन सहाय द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए इसके बाद इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला, जो कि निराला जी की पत्रिका थी, निराला जी इसके सबसे पहले संपादक थे। निराला जी ने ये पत्रिका निकाली थी, ठीक है, मतवाला पत्रिका, तो उसके संपादक मंडल से भी ये जुड़ गए बाद में, ठीक है। 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे, यानी कि गद्य उन्होंने ज़्यादा लिखा है, ठीक है। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृतिशेष, उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। देखो, जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, एलटी हो गया, लेक्चरर हो गया, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अक्सर इनकी जो रचनाएं हैं ये पूछ ली जाती हैं, पत्रिकाएं हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोई सी भी रचना आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जा सकती है, ठीक है। चलिए, अब जो इनका सिलेबस में यहाँ पे रखा गया है पार्ट, उसके बारे में जान लेते हैं। माता का आंचल, तो इन्होंने यहाँ पे आंचल या अंचल की बात है, ठीक है। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। देखिए, वैसे तो हम जो मैला आंचल है ना, एक फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था, ठीक है, मैला, माफ़ कीजिएगा, मैला आंचल, ठीक है। मैला आंचल जो था वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। उसको हिंदी का पहला उपन्यास, आंचलिक उपन्यास माना जाता है। लेकिन जो मैला आंचल था वो 1954 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, यानी कि काफ़ी बाद। और जो माता का आंचल है वो 1926 में प्रकाशित हुआ था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वैसे तो एक साथ दोनों ऑप्शन में नहीं रखा जाएगा। यदि पूछ भी लिया जाए तो आप लोग माता का आंचल ही करिए, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में यदि वही रखा गया है तो मे बी उसी को ऑथेंटिक मान लिया जा सकता है, ठीक है। तो 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन इसको वास्तविक रूप से आंचलिक उपन्यास हम इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि जो आंचलिकता के संपूर्ण लक्षण होते हैं, संपूर्ण विशेषताएं होती हैं, वो हमें मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया था, उसमें मिलती हैं। तो हालांकि इसमें भी उन्होंने अपने अंचल विशेष का वो सारी चीज़ें ली हुई हैं, लेकिन कुछ कमियाँ इसमें ज़रूर रह गई हैं। तो इसलिए हम इसे पूर्ण रूप से आंचलिक नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आंचलिक रूप से
ये इस आंचलिक उपन्यास इसको माना गया है। ठीक है, तो इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। तो आपको यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा कि देहाती दुनिया किस शिल्प में लिखा गया है? तो स्मरण शिल्प, यानी कि जो लेखक है ना, उन्होंने अपने बचपन को याद करके और अपने बचपन में जो भी चीज़ें उन्होंने की होंगी, जिस गांव में, जिस अंचल में वे रहे, वो सारी चीज़ें उन्होंने याद करके लिखी हैं। ठीक है, जबकि आंचलिक उपन्यास मैला आंचल में ऐसा नहीं है। मैला आंचल में क्या है, लेखक जो है अपने सामने जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं अपने अंचल का आंखों देखा मतलब एक तरफ से वर्णन कर रहा है। ठीक है, वो तो 1940-45 जो भारत का आज़ादी का आंदोलन था उसका उसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये है। फिर है इसके बाद इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें, यानी कि आंचलिक भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि देहाती दुनिया किस शैली में लिखा गया है, तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आत्मकथात्मक, जैसे मैंने क्या कहा था कि अपने जीवन की मतलब आत्मकथा समझते हो ना, जैसे अपने जन्म से लेकर के और अपने जीवन की सभी घटनाओं को उसमें क्रमशः लिखना, तो इसी प्रकार से इन्होंने इस उपन्यास को लिखा है। ठीक है, अपने जीवन की सारी घटनाओं को इसमें याद करके लिखा गया है। ठीक है, फिर है शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है, और इसका जो कथानक का दृष्टि बिंदु कौन है? भोलानाथ। और अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। ठीक, तो अपने ही जीवन के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। ठीक, तो ये इसकी विषय। चलिए अब पाठ का सार थोड़ा सा देख लेते हैं। माता का आंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और सशर्तों से भरे अपने बचपन को याद करता है। उसका नाम यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसका नाम भोलानाथ था। ठीक है, पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, खुश कर देते थे। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखता तो पिता मुस्कुराने और शर्मा जाता था। मतलब ये बाल जो बच्चे का एक बाल रूप होता है ना, भोलानाथ, जो हम इस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं, जो लेखक स्वयं हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरी जो बचपन की उनकी यादें होंगी वो उन्होंने बहुत ही अच्छे रोचक शैली में यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। हालांकि आपसे यहाँ बीच से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन विषय वस्तु तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसका जो स्वयं पात्र है वो स्वयं लेखक ही हैं और उनका नाम भोलानाथ है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको सारी बता चुकी हूँ। तो इनको ही आप वन लाइनर क्वेश्चन बना सकते हो, नोट कर सकते हो। तो ये थे हमारा आज का शिवपूजन सहाय के बारे में, और इनकी प्रमुख रचनाएं, पत्रिकाएं मैं सारी आपको बता चुकी हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।